हेलो हाय चुन्नू मुन्नू, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब बेहतरीन है। तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मस्त टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ के आपको बहुत सुंदर फील होगा, अच्छा लगेगा। और ओम्स लॉ जो है सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है ये। और ये किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट और उसके वोल्टेज के बारे में एक छोटा सा लॉ है। और ये एग्ज़ाम में धमाकेदार तरीके से पूछा जाता है। और कई बार छोटे मुन्ने जो अपने स्वीट से बच्चे हैं ना, वो इसको गलत कर देते हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर मेरे साथ रहना होगा। और इसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अपने स्वीट सी कॉपी को निकालना है, उसमें हेडिंग डालना है ओम्स लॉ और मेरे पास चुपचाप चले आना है। अब स्टार्ट क्या करना है, सोचिए कि आपके पास में एक सर्किट है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट के बारे में आपको पहले से पता है, मैं बता चुका हूँ, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल चुकी हैं। अगर आप सभी नॉनसेंस छोटे और क्यूट बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में पड़ी हुई हैं, आप इसको जाके देख लीजिए, नहीं तो चपेट पड़ जानी है तने। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सही से समझेंगे और प्यार नाल चलेंगे, प्यार नाल धीरे धीरे करके। तो आप सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। और जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन भी करा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना, बढ़िया रहता है। अच्छा, अभी हमें समझना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर फिजिकल स्टेट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब ऐसी रूपरेखा, ठीक है ना। कहेंगे सर ये बहुत हिंदी हो गई। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, अभी जहाँ पर मैं हूँ या आप जहाँ पर से देख रहे हैं उस जगह पर कितना टेम्परेचर होगा। मीन्स आपके आसपास अगर ठंडक हो रही होगी तो टेम्परेचर 17 या 18 के आसपास होगा। अगर विंटर्स होंगे तो आपके यही टेम्परेचर 36, 48 के आसपास होगा, या 42 होगा नहीं होगा। तो हमने कहा कि हमने अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया है। कांस्टेंट मतलब किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना, करने का मतलब उसको देख रहे हैं। फिर टेम्परेचर को भी हमने वो कर दिया और इस मटेरियल के स्टेट को भी हमने कांस्टेंट कर दिया कि हम एक ही मटेरियल लेंगे, ये वाला मटेरियल, और साथ में हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बैलेंस कर दिया। और आसपास के एटमॉस्फेयर से जो भी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और साथ में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो सभी को हमने कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम का मतलब ये है कि, प्रेशर का मतलब ये है कि इसके ऊपर जैसे 1 ATM काम कर रहा है, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। वैसे इसकी वैल्यू 1.0110⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बट फिर भी आपको 1 न्यूटन या 1 ATM याद रखना है, इतना ठीक है ना। अब आता है कि सर एक्चुअल में ये ओम्स लॉ काम कैसे करता है। तो किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को अगर हम चेंज ना करें, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को अगर हम चेंज ना करें तो जो हमारा कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो, और जो उसके अंदर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट, दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, पहली डेफिनेशन। फिर दूसरा ये होगा, जो कंडक्टर के अंदर अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें, है ना, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें तो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और उस करंट की वजह से बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये इस तरह से याद कर सकते हैं। कई बुक्स में I प्रोपोर्शनल टू V भी दिया है, कई बुक्स में V प्रोपोर्शनल टू I भी दिया हुआ है। अब ये आता है कि क्या सर सारे कंडक्टर्स के लिए, सभी कंडक्टर्स के लिए क्या ओम्स लॉ वैलिड होता है? नहीं, ठीक है, आंसर है नहीं। तो नो मतलब, है ना। तो कौन से कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड रहता है?
तो सिर्फ और सिर्फ मेटल कंडक्टर्स के लिए ये ओम्स लॉ वैलिड रहता है, ठीक है ना। तो जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जो कंडक्टर्स जो मेटल ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उन्हें लीनियर कंडक्टर भी कहते हैं। वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मीन्स रेजिस्टेंस होता है। एक्चुअल में रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को ना फ्लो होने के लिए, जो रोकने के लिए जो हम स्टॉपेज या बैरियर लगाते हैं, वो बैरियर होते हैं। और ये बैरियर मेटल खुद बनाता है, ठीक है, सेल्फ प्रोड्यूस करता है। हालांकि आप लोग इसको ऐसे ना लिख करके सीधे लिख लीजिए कि V/I जो का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, आप ज़्यादा अंदर पचड़े में मत जाइए, बट आपको ऐसे याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इन फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट, देन कंडक्टर में जो फ्लो होगी करंट और जो उसके अक्रॉस जनरेट होगा पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ओके ना, प्रोपोर्शनल हो गए। अब इतना हो गया, तो हमने ले लिया एक बेसिक सर्किट में करंट और वोल्टेज का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो एक और भी है, छोटी सी बात याद रखिए, दो सर्किट फॉलो ओम्स लॉ, दैट सर्किट इज ओमिक सर्किट, ठीक है ना, ये भी याद रखिए। इस तरह से आपको छोटी सी बातें याद रखनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो हम लोग एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, फिर उसको प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओम्स लॉ कैसे वैलिड रहता है। तो ओम्स लॉ V proportional to I, therefore V is equal to IR, there is V upon I is equal to R, here R is constant, and its name is resistance, resistance of a material, या ये भी बोल सकते हैं ऑफ अ कंडक्टर बोल सकते हैं, V/I। और अगर हम इसको ऐसे प्लॉट करें, यहाँ पर V ले लें, यहाँ पर I ले लें, तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा बेटे, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ये हमारा क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है हमारा करंट, कैसे देखिए, अगर हमने ये यहाँ पर कॉलम काटना स्टार्ट किया, 2 4 6 8 10, ये हो गया 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 2 वोल्टेज पर इतनी करंट मिलती है, ये 4 वोल्टेज होने पर इतनी करंट मिलेगी, ठीक है ना, 6 होने पर इतनी करंट मिलेगी, ऐसे ही लगातार करंट मिलती रहेगी। तो करंट की वैल्यू हमने मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ से जब जाएगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। ऐसे करके करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वोल्टेज भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो दोनों का रेशियो जो होगा फिक्स रहेगा। कहेंगे सर कैसे, देखिए इस वाले पॉइंट को हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C, इसको D और इसको E। तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो जाएगा, करंट, ये हो जाएगा A, ये वाला हो जाएगा B, ये वाला हो जाएगा C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा आगे जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वोल्टेज और करंट का रेशियो फिक्स है, ये हमने बताया, ठीक है ना। तो VA पॉइंट पर देखो कितना करंट है, तो VA मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, सभी का रेशियो निकालता हूँ, VA/IA कितना है, देखिए VA पे कितना है 2 वोल्ट, I कितना है 1, कितना आया रेशियो 2 आया कि नहीं आया। VB देखिए और IB देखिए कितना है बताइए, VB कितना है 4 है, 4 वोल्ट, और कितनी करंट है 2 एम्पियर, कितना आया 2 आया कि नहीं आया। VC देखिए अपॉन IC देखिए, VC कितना है 6 है कि नहीं है, इस वाले पॉइंट पे देखिए 6 है, और इस वाले पॉइंट पर 3 है कि नहीं है, कितना आया 2 आया कि नहीं आया। VD देखिए अपॉन ID इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, कितना आया 2 आया कि नहीं आया। ऐसे करके आप कितने भी पॉइंट पे निकाल लीजिए, ये वेरिफिकेशन है। तो आप देख लीजिए रेजिस्टेंस एक फिक्स है, तभी तो हमने यहाँ बोला कांस्टेंट है, ये तभी तो हमने बोला कांस्टेंट है। तो कहेंगे सर अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो सर इसकी जो यूनिट होती है सर वो क्या होती है। तो इसको सबसे पहले ओम ने खोजा था, इसलिए इसकी यूनिट होती है ओम, और इसका सिंबल होता है ये, सिंबल भी बनाना आपको आना चाहिए, है ना। ये ऐसे बनाते हैं सुंदर तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना, ये ओम। तो ये आपका ओम का सिंबल होता है। तो सर क्या ओम और भी वैल्यू के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माइक्रो के होते हैं, 10⁻⁻6 ओम ऐसे लिखा होगा, 10⁻³ ओम लिखा होगा, ये कौन सा है, मिली ओम है। तो 10⁻12 ओम लिखा होगा, तो यह पीको ओम होता है, 1 पीको ओम इज इक्वल टू दिस। मेगा ओम भी होता है 10⁻6 ओम, 10⁻6
6 ओम क्या होता है, मेगा ओम होता है, मेगा ओम, ठीक है ना, मेगा मेगा, ये भी याद रखिए, ये रेशियो होता है। अब कहेंगे सर इसका वेरिफिकेशन कर दीजिए, सर्किटल डायग्राम बना करके इसका वेरिफिकेशन करवाइए सर। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा। कहेंगे सर करिए ना, किसने मना किया है? तो हम भी कहेंगे बिल्कुल कर देंगे भाई, किसी ने मना थोड़ी ना किया हमको, हम क्यों मना कर सकता है। तो ये हमारा अभी तक इतना हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज ना करें तो उसके अक्रॉस जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा या प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको याद रखना है, ओके। अब आते हैं हम सर्किट के साथ में। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के साथ में हमने एक लगाया बैटरी अपनी। मैं हमेशा बैटरी इतनी बड़ी क्यों बना देता हूँ, दही बड़ा हो जाता है ना। ये हमने लगा दी बैटरी, ठीक है ना। अब क्या सही है, अभी गलत है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R, इसके अक्रॉस और पैरेलल यहाँ पे लगाएंगे हम अपना वोल्ट मीटर। यहाँ क्या लगाएंगे, अपना वोल्ट मीटर, ठीक है। ऐसे ही होता है वोल्ट मीटर। और देखो कई डिफरेंट चीज़ों को याद रखिए। हम फाइनली यहाँ पर से करंट को मेज़र करते हैं, बट हम यहाँ पर करंट को चेंज करेंगे, इसलिए हम करंट को यहाँ पे मीन्स एमीटर यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। अगर हम वोल्टेज को चेंज करंट की वैल्यू को देखते हैं तो हम करंट को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं, हमने लगाया अपना एमीटर यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा दी की। अभी ये कैसा है, ओपन सर्किट है। ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल बैटरी हमने लगाई है, ठीक है, वेरिएबल बैटरी लगाई है। तो इसका पोटेंशियल अभी हमको पता नहीं है, तो हमने लगा दी इसके अंदर, क्या लिख दूँ मैं, ये लिख देता हूँ EMF, ठीक है, EMF। ये हमने लगा दी की। ये हमारा है ए मीटर। ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। हम चाहें तो यहाँ पर रिहोस्टेट भी लगा सकते हैं। रिहोस्टेट क्या करता है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इतना याद रखिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है ए मीटर। अब समझिए, हमने अपना ए मीटर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। कहेंगे सर ये कौन सी डिज़ाइन है? तो ये देखेंगे, जब आप अपना ए मीटर देखेंगे तो उसमें ऐसे कॉलम बने रहते हैं। तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट लगा होगा, डिवाइस होगा पूरा ऐसा डिवाइस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके एक इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए यहाँ पर करंट की वैल्यू ऐसे होगी, और यहाँ पर की मतलब वायर लगाने के लिए स्पेस दिया होगा, और यहाँ पर ये वैल्यू को चेंज करने के लिए होगा। जैसे हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से करंट यहाँ पर आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे नंबर लिखा हुआ 0 2 4 6 8 10 12 24 14 है ना, 14 16 18 एंड 20। ये सब किस में है, मिली एम्पियर में, किसी में है मिली एम्पियर में, ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, शुरुआत में करंट को 0 रखा, तो पोटेंशियल को चेक किया। यहाँ पर पोटेंशियल का भी ग्राफ बनाएंगे, तो पोटेंशियोमीटर भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको की को ऑन कर दिया। जैसे हम की को ऑन करेंगे और करंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, रिहोस्टेट लगा लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिहोस्टेट लगा दिया हमने, ठीक है ना, ऐसे करके इसको हटा दीजिए वेरिएबल बैटरी को। हाँ अब ठीक है, हमने लगा दिया रिहोस्टेट, ये ठीक है ना, रिहोस्टेट लगा दिया। जब हम रिहोस्टेट लगा देंगे तो करंट को अपने हिसाब से मेज़र कर लेंगे। जैसे ही हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे तो हमने देखा शुरुआत में हमने ये एक कॉलम बना लिया, ठीक है ना। ये कॉलम बनाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो हमने यहाँ पर आई लिखा और यहाँ लिखा वोल्ट। तो आई किस में मेज़र कर रहे हैं, मिली एम्पियर में। आई किस में मेज़र कर रहे हैं, तो आई इन मिली एम्पियर, तो यहाँ लिखेंगे आई ml, ठीक है ना, मिली एम्पियर। ये किस में वोल्ट कर रहे हैं, वोल्ट में, तो यहाँ लिख देंगे वोल्ट में। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको 0 रखा तो करंट को 0 रखने पर वोल्टेज भी 0 रहता है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिकेट होता रहेगा। करंट को हमने 0 रखा पहली कंडीशन में, तो वोल्टेज भी कितना रखा, 0 आ गया, ठीक है, 0 रखा। जैसे ही हमने इसको 2 किया, वैसे ही हमारा वोल्टेज, करंट 2 हो गई, वैसे ही हमारा वोल्टेज कितना हो गया, 1। फिर ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पर 1 के पास में कांटा जाकर रुक गया। फिर हमने इसको 4 किया।
जैसे हमने इसको 4 किया वैसे ही हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि देखिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना साथ में, V बराबर आई आर लगाना है, V बाई आई इज इक्वल टू आर में भी रख करके आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने आर का कॉलम नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, और आर कांस्टेंट निकालना है सभी में आपको। तो यहाँ पर V कितना है 1 है, ये कितना है 0.5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0.5, ये आर है आपका, आर इन ओम, ठीक है ना, 0.5 आ गया। तो यहाँ पर वोल्ट कितना आएगा 2 वोल्टेज आएगा, मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर हमने क्या किया, इसको 6 कर दिया, हमने इसको 6 कर दिया, जैसे ही 6 किया 3 हो गया, तो यहाँ पर इसका रेशियो 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है। इसको हमने 8 वोल्ट किया, करंट को हमने 8 पे पहुँचा दिया, हमने करंट को 8 पे पहुँचा दिया, जैसे 8 बजा ये 4 पहुँच गया, तो यहाँ पे 0.5 लगातार ये हम बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू देखो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन है, बेसिक ऑब्जर्वेशन और ये वेरिफिकेशन है कि हाँ ओम्स लॉ वैसे वर्क करता है। तो V इज इक्वल टू आई आर आपको याद रखना है बस, ठीक है। और बेसिक से फॉर्मूले आपको ये भी याद रखने हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है, और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये आपको अभी इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने ही फॉर्मूले पढ़े और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है ओम्स लॉ से। तो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया होगा 10 टू पावर 6 ओम दिया हुआ है, V दिया हुआ है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, I बताइए कितना हो जाएगा, निकाल ही सकते हैं। किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए इफ़ रेजिस्टेंस इज 10 टू पावर 6 एंड वोल्टेज इज दिस। अब इस वाले को मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 मेगा ओम, इसकी जगह पर अगर ये लिखा होगा तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पर तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V कितना है 30 वोल्ट, I कितना है फाइंड करना है, R कितना है 10 टू पावर 6, ठीक है। अब I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 30 बाई 10 टू पावर कितना 6, अब ये 6 ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू पावर -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। क्या ऐसे वैल्यू ठीक रख सकती है, बिल्कुल ठीक। इसकी जगह पर एक आंसर और आ सकता है, I इज इक्वल टू 30, ये देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है 1 माइक्रो, कितना और 10 टू पावर -6 होता है कि नहीं होता है, मीटर या एम्पियर कुछ भी, तो ये हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। बताइए, तो आंसर ऐसे भी आ सकता है, आंसर ऐसे भी आ सकता है, पर दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर दोनों तरीके आपको पता नहीं होंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अभी जो है रेजिस्टेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ी हम लोगों ने। अच्छा ये बता सकते हैं कंडक्टर के पास में रेजिस्टेंस कितना होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, और सेमीकंडक्टर में किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे बात छोटी सी याद रखिए कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, कंडक्टर्स का, ठीक है, सबसे कम किसका होता है, कंडक्टर्स का। अब इतना हो गया, थोड़ी सी बात और याद रख लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, छोटे छोटे पॉइंट भी लिखते रहिए, ठीक है ना। इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है ना, याद रखिए टेम्परेचर को इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके सिलेबस में ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। इस वाली क्वालिटी को कहते हैं, इस वाले जो ये हमारा फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले में जो ये रो दिया है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, और एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/a। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जैसे मान लीजिए साइज शेप और उसके जैसे मान लीजिए कि साइज़ हो गया, शेप हो गया और उसे हमने मोड़ दिया तो उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना।
बट रेजिस्टेंस जो है लंबाई पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ लेंथ इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है ना, ये याद रखिए। एंड लेंथ डिक्रीज देन रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये याद रखिए। यहाँ पे आइए, इफ़ एरिया को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज, ऐसे ही लिखते रहिए आप, एरिया इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, एंड एरिया डिक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज, ठीक है ना। ये सब चीज़ याद रखिए। कैसे, इसको भी हम लोग समझेंगे, डीपली समझेंगे। सपोज़ करिए कि आपके पास ये एक छोटा सा मटेरियल है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस अभी कुछ है, ठीक है ना। आप ये बताइए, जो घरों में तार लगा रहता है, क्या उस तार से क्या हम दूसरे के घर में अपना तार भेज करके काम करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तार तक करंट पहुँचेगी नहीं, ठीक है ना। तो अगर लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर लेंथ को डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है? रो है, ठीक है। इस वायर को हमने दो भागों में तोड़ दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसमें हमने तोड़ दिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी बताइए? इसकी रेजिस्टिविटी है 10 मान लीजिए, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? सर 10 ही रहेगी, ठीक है ना, 10 ही रहेगी। अभी मैंने बोला साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता, 10 रहेगी, ठीक है ना। अब आता है सर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? तो इसका क्या होता है? देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। जो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, लेंथ हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस हम ओम में कैलकुलेट करते हैं, ना। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कितना हो जाएगा? देखिए, मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? ओम मीटर। कितना आ जाएगा? ओम मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ओम। तो इसकी जगह पर हम ऐसे लिखेंगे, ओम ये हो गया और ये हो गया मीटर, ठीक है, ओम मीटर। या इसकी जगह पे आ जाएगा आपका ओम, ये सिंबल हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर, ऐसे भी लिखा होगा। अब इसकी जगह पर कई बार ऐसे दे देगा एम ओम मीटर, तो इसका मतलब क्या है? मेगा 10⁶ ओम मीटर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका रजिस्टिविटी हो गया। रजिस्टिविटी थोड़ा सा टॉपिक आपके में था, मैंने इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, ठीक है। रजिस्टिविटी किसी भी साइज़ और शेप पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया भी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक तरीके से याद रखिए, कोई ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से याद रखिए बस। और अगर ना समझ में आए तो वो भी उपचार है, कमेंट में डाल देना, तो मैं उसके लिए फिर कुछ सोचूंगा अलग से तरीका। या नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं। सपोज़ करिए आपके पास एक पतला रास्ता है, ये पतला रास्ता है और ये एक मोटा रास्ता है। किसका एरिया ज़्यादा है बताइए पहले? इसका एरिया ज़्यादा है कि नहीं है? इसका एरिया ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी चिंटू जा रहा है ऐसे करके, एक चिंटू यहाँ पे जा रहा है, और इस वाले का एरिया इतना है, यहाँ पर एक चिंटू जा रहा है ऐसे करके, एक चिंटू यहाँ पर जा रहा है। ये आपस में लड़ने की संभावनाएं कितनी है? बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी लड़ जाएगा। पर यहाँ पर क्या है? एक चिंटू यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर कम। एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दें तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत दूर तक चलना पड़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारा मटेरियल होगा वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो,
ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस 0, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0। ओके, ये आपका हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में कुछ और टॉपिक हैं, जैसे उनको भी ज़रा देख लीजिए सरसरी निगाहों के साथ में, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। जो आपके इसमें दिया हुआ रेजिस्टिविटी होगी, ओम्स लॉ हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, और हाँ, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल बना लेते हैं। एक टेबल दिया हुआ है, कुछ मटेरियल्स ले लेते हैं ना। जैसे पहला मटेरियल मैं ले लेता हूँ सिल्वर 10⁸, सिल्वर 10⁻⁻8, ठीक है, ओम 10⁻⁻8 ओम, इतना दिया हुआ है, सिल्वर हो गया। फिर हमने ले लिया आपका 0.6 ओम मीटर, सिल्वर हो गया ये हमारा, सिल्वर ले लिया हमने। और लेना है हमको सिलिकॉन ले लिया हमने, इसका 0.6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी है। और हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया है एक ग्लास, ये क्या, ग्लास कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, 10⁻14 मान लीजिए ओम मीटर। देखिए किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या है आपका, ये है आपका रेजिस्टिविटी। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपका कंडक्टर, ये आपका है कंडक्टर, ठीक है। ये है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है। और ये क्या है आपका इंसुलेटर, ठीक है ना। ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी, ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ऐसा है, कहेंगे सर ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए 10⁸8 1/10⁸8, इसको डिवाइड कर लीजिए, बहुत कम है। तो जो सिल्वर होता है वो कैसा है, कंडक्टर है, ठीक है। और जो सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन, वो आपके पास में देखिए 0.6 बीच में है कि नहीं है। मान लीजिए अगर हम ऐसे एक चार्ट बना लें, यहाँ पर ये 0 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 10⁻14 दिया हुआ है, यहाँ पर 10⁻−14 दिया हुआ है, 10⁻−14 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो होगा ये सेमी कंडक्टर में आएगा, ये सेमी कंडक्टर आएगा, ये हमारा आएगा इंसुलेटर आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा कंडक्टर में, ये किसके लिए चार्ट बनाया है मैंने, रेजिस्टिविटी के लिए बनाया है, रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो आपको चार्ट में दे दूंगा, आप उसमें पढ़ लेना आराम से, चार्ट आपकी बुक में भी दिया होगा, उस चार्ट को उसी से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। अब मेरे हिसाब से इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम रेजिस्टर्स, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं फिर वही बोलने वाला हूँ, बाय बाय टाटा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।